हेलो स्टूडेंट्स, हम सिखावटी मिशन 100 का अध्याय 11 देख लिए थे। उसका एक लेक्चर हमने देख लिया था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज़रूर देखें। शुरू करते हैं हम लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने जो MCQs हैं और रिक्त स्थानों वाले प्रश्न हैं उनको देखा था। अब हम देखेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 है कि धातु का कार्यफलन किस पर निर्भर करता है। देखें, कार्यफलन जो होता है वो किसी धातु का गुण होता है, तो वो धातु एवं धातु के पृष्ठ की प्रकृति पर ही निर्भर वो करता है। अगला प्रश्न देखें कि प्रकाश विद्युत धारा एवं प्रकाश की तीव्रता के मध्य आलेख खींचिए। तो हमें प्रकाश विद्युत धारा एवं प्रकाश की तीव्रता के मध्य आलेख खींचना है। देखें, प्रकाश की तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं, वो होती है फोटोनों की संख्या। तीव्रता का क्या मतलब है कि फोटोनों की संख्या जो गिर रही है Nhν, उन सब की ऊर्जा हो जाएगी n। फोटोनों की ऊर्जा को हम n जो है उसकी एक की ऊर्जा से गुणा कर देंगे। बट्टा में होता है क्षेत्रफल, बट्टा में होता है समय। तो यानी कि तीव्रता जो है वो n के समानुपाती है कि जितने ज़्यादा फोटोन एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल गिर रहे हैं उतनी ही तीव्रता ज़्यादा है। तो अगर फोटोनों की संख्या ज़्यादा होगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज़्यादा होगी, यानी कि विद्युत धारा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये I इंटेंसिटी के लिए है, इस I को मैं स्मॉल I लिख देता हूँ। तो जो तीव्रता है और विद्युत धारा है वो एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती है। जितनी तीव्रता ज़्यादा होगी धारा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो y अक्ष पे अगर अपन विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा रखें और x अक्ष पर तीव्रता रखें तो इनके बीच में एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो यहाँ हम ग्राफ देख सकते हैं कि यहाँ प्रकाश विद्युत धारा है, यहाँ आपतित प्रकाश की तीव्रता है और दोनों के मध्य क्या है, समानुपाती संबंध है। तो एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। देखिए, प्रकाश विद्युत समीकरण के कई रूप हैं। मुख्यतः तो ये क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है कि जो आपतित फोटोन की ऊर्जा है Hν वो किसके इक्वल होगी, एक तो कार्यफलन प्लस जो गतिज ऊर्जा है बाह्य इलेक्ट्रॉन की अधिकतम, उसके इक्वल होगी। अब इस फॉर्म को हम अलग अलग रूपों में हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इस Hν को Hν लिखेंगे। कार्यफलन को हम लिख सकते हैं Hν0, जहाँ ν0 क्या है, दहली आवृत्ति है, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम लिख सकते हैं हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू Hν माइनस ν0। तो यही समीकरण यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप कोई सा भी रूप यहाँ पे काम में ले सकते हो। आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को निरोधी विभव EV0 के रूप में भी लिख सकते हो। तो ये दोनों ही रूप हैं, या तो आप वेग के रूप में लिखें या EV0, जहाँ V0 क्या है, निरोधी विभव है, उसके रूप में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ ली प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए। तो क्या होता है कि जो फोटोन होते हैं वो धातु की सतह पर गिरता है, यानी कि प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो धातु की पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट है कि उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालने पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव हम कहते हैं। अगली परिभाषा इसमें पूछी हुई है कार्यफलन की, कि कार्यफलन किसे कहते हैं, वो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, देखें यहाँ एक शब्द है न्यूनतम ऊर्जा, कि इतनी ऊर्जा तो आपके पास होनी ही चाहिए ताकि वो जस्ट क्या निकल जाए, धातु की सतह के बाहर निकल जाए। तो उसको हम कहते हैं कार्यफलन और इसे φ0 से प्रदर्शित करते हैं। अगर φ0 को हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं Hν0, क्योंकि यह एक ऊर्जा है तो इसका भी Hν वाला फॉर्म रहेगा, जहाँ ν0 जो होती है उसको हम कहते हैं दहली आवृत्ति। अब आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य को आपस में बदला जा सकता है कि जो आवृत्ति होती है ν0 वो होती है c/λ0। तो ये वाला फॉर्म भी यहाँ पे काम आ सकता है कि हमने ν0 की जगह लिख दिया c/λ0, जहाँ λ0 क्या हो जाएगा, दहली तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे हमसे पूछ लिया है दहली आवृत्ति किसे कहते हैं। तो दहली आवृत्ति किसे कहते हैं, तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, एक न्यूनतम आवृत्ति है जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए। ठीक है, इस न्यूनतम आवृत्ति से अगर आप
इसके बराबर या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे, जिससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, क्या कहलाती है, दहली आवृत्ति कहलाती है, और इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा है अंतक विभव या निरोधी विभव। निरोधी विभव यानी कि वो विरोध कर रहा है, विरोध किसका, विद्युत धारा के बहने का, यानी कि वहाँ विद्युत धारा क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ऐसा विभव को हम क्या कहेंगे, निरोधी विभव कहेंगे। तो आपतित प्रकाश की निश्चित आवृत्ति पर कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया ऋणात्मक विभव, कैसा विभव होता है, ये ऋणात्मक विभव होता है, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, निरोधी विभव वो कहलाता है। तो ये हमने क्या देख लिए, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हमने देख लिए हैं। तो ये जो निरोधी विभव होता है ये किसका तुल्य होता है, ये जो निरोधी विभव के संगत जो ऊर्जा होगी EV नोट, वो होगी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, अगर उसके इलेक्ट्रॉन को भी वो एनोड से कैथोड तक ना पहुंचने दे, कैथोड से एनोड तक ना पहुंचने दे, इसका मतलब क्या हो गया, धारा जीरो हो गई। तो ये दोनों राशियां क्या होती है, बराबर होती है। अब हम चलते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की ओर, जहाँ पे हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है प्रश्न नंबर 19 की। यदि यह CGM लिखा हुआ है, CGM, इसका कार्यफलन हमें दिया हुआ है, यानी कि फाई नोट हमें दिया हुआ है कितना, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला काम आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में बदलना होता है। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करते हैं। तो 1.6 × 10⁻⁻19 जब इसको गुणा करेंगे तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। तो हमसे पूछा है CGM की दहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि कार्यफलन फाई जीरो और दहली आवृत्ति न्यू जीरो में यह संबंध होता है। हमें फाई जीरो दे रखा है, H का मान हमें पता है, तो न्यू जीरो का फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम, फाई नोट की 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको क्या करेंगे, जूल में चेंज करेंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू ये आ जाएगी। और H का मान होता है 6.63 × 10⁻34 या -34। तो जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ऐसा ही मात्रक आवृत्ति का होता है, यह न्यू जीरो है। ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमें आ सकता है। तो हमें तो वैसे यहाँ दहली आवृत्ति पूछी है, अगर दहली तरंग दैर्ध्य भी पूछता तो क्या कर सकते थे हम कि न्यू जीरो इक्वल टू होगा जो होगा फाई जीरो अपॉन H, और न्यू जीरो खुद जो होता है वो होता है C/λ0। तो ये हो गया फाई जीरो अपॉन H। तो यहाँ से जो है λ0 जो हमारे पास निकल के आता वो क्या हो जाता, HC/φ0। तो यहाँ से हम दहली तरंग दैर्ध्य भी निकाल सकते थे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 20वां क्वेश्चन, जो कि खुद एक न्यूमेरिकल है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांस हैं। प्रश्न संख्या 20 कि एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता यानी कि निरोधी विभव हमें दी हुई है V0 1.5 वोल्ट। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी है। देखिए हमने पीछे ही बात की थी कि जो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, वो क्या होती है, निरोधी विभव के संगत वो ऊर्जा होती है। निरोधी विभव इतना है तो संगत ऊर्जा होगी EV0। तो किसी विभव के संगत ऊर्जा क्या होती है, Q × V होती है। यहाँ Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो EV0 होगी। अब हमें V0 हमें दे रखा है, K मैक्सिमम हमें क्या करना है, निकालना है। तो आप E का मान रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 और V0 आपको दे ही रखा है 1.5। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा जूल में। किसी में कुछ चेंज करने की ज़रूरत यहाँ है नहीं, मात्रक सही दिए हुए हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण से ही आते हैं, उसी को तोड़ मड़ोड़ के कभी कार्यफलन पूछ लेंगे, कभी दहली आवृत्ति, कभी दहली तरंग दैर्ध्य, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कभी निरोधी विभव। तो किसी धातु की दहली आवृत्ति इस बार दे रखी है, ν0 आपको दे रखी है। यदि इतने हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश, अभी ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है जिसको हम ν लिखते हैं, धातु पर आपतित हो तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए निरोधी विभव की गणना करो। तो पहले तो ये देखें क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। देखें यहाँ पे दहली आवृत्ति 3.3 × 10⁻14 है और जो आपतित है वो 8.2 है। तो यहाँ ν0 जो है, जो ν है वो ग्रेटर देन है ν0, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना यहाँ पे प्रेक्षित होगी। अब हमें निरोधी विभव की गणना करनी है। तो हम पहले ही कह चुके हैं कि जो प्रकाश विद्युत समीकरण है उसके अनुसार Hν = Hν0
प्लस के मैक्सिमम होता है, और के मैक्सिमम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के मैक्सिमम की जगह हम ई वी नॉट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से वी नॉट का जो फॉर्मूला आ जाएगा, ई वी नॉट ये आ जाएगा और वी नॉट अपने पास ये आ जाएगा। तो सबके मान हम रख सकते हैं यहाँ पे। आवृत्ति हमें हर्ट्ज में दी हुई है, ई का मान हमें पता है, एच का मान हमें पता है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे सबका मान रख के, तो हमारे पास वी नॉट आ जाएगा 2.029 वोल्ट। तो ये हो गया निरोधी विभव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22, जो कि है कि प्रकाश विद्युत धारा व आरोपित विभव के प्रभाव को समझाइए। कि एक तो है प्रकाश विद्युत धारा कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनके कारण जो विद्युत धारा होती है उसको कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा, इसको हम स्मॉल आई से लिख देते हैं। और आरोपित विभव, जो बाह्य विभव हम आरोपित कर रहे हैं उसमें क्या प्रभाव होगा। तो देखते हैं कि प्लेट के सिरों पर आरोपित विभव को जैसे ही हमने बढ़ाया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं नेगेटिव से, इधर पॉजिटिव है। अगर आप ये पॉजिटिव जो वैल्यू है वो बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा मिलेगी। तो लगभग पहले कम होगा विभव, तो कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे होंगे। जैसे जैसे आप विभव बढ़ाओगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचने लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि सारे के जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पर पहुँच रहे हैं। तो पहले तो क्या होगा, विद्युत धारा का मान बढ़ेगा और फिर एक मैक्सिमम मान होकर वो स्थिर हो जाएगा। फिर अगर आप उसको वोल्टता को चेंज कर दोगे तो फिर धारा का मान क्या होने लगेगा, घटेगा। उसकी पोलैरिटी अगर चेंज कर दोगे तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है कि प्लेट के सिरों पर आरोपित विभव को बढ़ाने पर धारा का मान प्रारंभ में धीरे धीरे बढ़ता है और फिर धारा का मान स्थिर हो जाता है। इस धारा को हम क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे सारे के सारे कहाँ चले गए, दूसरी प्लेट पर चले गए। अब हम क्या करेंगे, प्लेट के सिरों की ध्रुवता बदलेंगे, अर्थात ऋणात्मक विभव लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो धारा का मान क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा और कम होकर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जिस विभव पर धारा का मान शून्य होता है वह विभव क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। तो देखें वोल्टेज जब जीरो होगा तो भी कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होंगे ना जिनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होगी कि वो दूसरी प्लेट तक पहुंच जाएं। तो अगर वोल्टेज जीरो होगा तो भी यहाँ पे कुछ न कुछ धारा मिलेगी, फिर ये धारा धीरे धीरे बढ़ेगी और बाद में क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, जिसको हम संतृप्त धारा कहेंगे। अब अगर ध्रुवता चेंज कर देंगे तो धारा क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी, और 1 वोल्ट जिसको हम निरोधी विभव कहते हैं उस विभव पर धारा का मान शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 कि निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव को समझाइए। कि निरोधी विभव जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता पर कैसे निर्भर करता है। देखें हमने प्रकाश विद्युत समीकरण अभी देखा था ऊपर, तो ई वी नॉट इक्वल टू हमारे पास आया था एच न्यू माइनस न्यू नोट। तो यहाँ से साफ प्रदर्शित हो रहा है कि जो वी नोट है निरोधी विभव है वो आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है, ना कि तीव्रता पर। तो तीव्रता का कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, तीव्रता का प्रभाव किस पर पड़ता है, प्रकाश विद्युत धारा पर पड़ता है। देखें 3 तीव्रताएं यहाँ पे ली हुई है, I1, I2, I3। तो I1 की तीव्रता सबसे ज़्यादा है तो प्रकाश विद्युत धारा भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद I2 की प्रकाश विद्युत धारा, उसके बाद I3 की प्रकाश विद्युत धारा। लेकिन जैसे ही हम इन पे ध्रुवता चेंज करेंगे तो सारे के सारे ग्राफ एक ही पॉइंट पे मिल जाते हैं। अगर तो इसका कहने का मतलब है चाहे तीव्रता चाहे कितनी ही अलग हो, अगर उसकी आवृत्ति सेम है प्रकाश की तो निरोधी विभव भी क्या होगा, सेम ही होगा। यानी कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा तो बढ़ जाती है लेकिन निरोधी विभव क्या रहता है, अपरिवर्तित वहाँ पे रहता है। नेक्स्ट हम अगला वही बात करेंगे कि निरोधी विभव पर प्रकाश की आवृत्ति, यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ आवृत्ति लिखा हुआ है, ये आकृति नहीं है। तो आवृत्ति के प्रभाव को हमें समझाना है। हमने अभी देखा प्रकाश विद्युत जो धारा है यानी प्रकाश विद्युत समीकरण ई वी नोट एच न्यू माइनस न्यू नोट। तो अगर आप आवृत्ति बढ़ाओगे तो ई वी नोट का मान भी बढ़ेगा, यानी कि वी नोट का मान भी बढ़ेगा। यानी कि आवृत्ति बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान भी बढ़ता है। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर आपतित फोटोनों की ऊर्जा बढ़ जाती है और जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो उनके रोकने के लिए जो निरोधी विभव लगाया जाएगा वो भी बढ़ जाएगा। तो फलस्वरूप निरोधी विभव भी बढ़ जाता है, अर्थात निरोधी विभव या विरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती होता है। बढ़ाने पर वो क्या होता है, बढ़ती है। तो ये इस प्रकार का ग्राफ हमें मिलेगा अलग अलग आवृत्ति के लिए। यहाँ देखें आवृत्ति जो है
वो न्यू1 जो है वो सबसे कम है, इसलिए निरोधी विभव न्यू1 के संगत जो V01 है वो भी सबसे कम आया। उसके बाद न्यू2 ज़्यादा आवर्ती है तो निरोधी विभव भी ज़्यादा हो गया, न्यू3 और ज़्यादा आवर्ती है तो निरोधी विभव इसके लिए सबसे ज़्यादा हो गया। तो यह प्रकाश विद्युत धारा और विभवांतर में ये ग्राफ हमें दिया हुआ था। तो बच्चों आज हमने लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देख लिए हैं इस अध्याय के, और शेखावटी मिशन 100 का ये अध्याय भी समाप्त कर दिया है। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय पे वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पे जाएं। वहाँ आपको NCERT की लाइन बाय लाइन व्याख्या भी मिलेगी, कुछ पिछले सालों के प्रश्नों उत्तर भी मिलेंगे जो आपके तैयारी में काफ़ी काम आएंगे।